हेलो। हेलो। आगे सब लोग, मैं आ गई। नमस्कार। साप्ताहिक शहर गोई लेकर मैं हाजिर हूँ, गीताश्री। हेलो तेजराज। आज 5 मिनट सब दोस्तों को देखूंगी और सबको हेलो हेलो। बाद में सब छूट जाते हैं, मुझे बहुत अफसोस होता रहता है। हाँ शुक्रिया। हाँ प्रभात जी, आप आ गए हैं। हेलो यामिनी, हाय। जय हो प्रभात भाई, जय हो। जय हो शहर गोई की, जय हो। जय हो जय हो। सब दोस्त लोग आ जाएं कुछ। संजय जी हेलो। जिन्होंने जिन्होंने वादा किया है कि वो आएंगे, वो जरूर आएंगे। वो आएंगे, वो जरूर आएंगे। विभा जी नमस्ते। कैसे, हाय सुनीता। सबके दिन कैसे कट रहे हैं एक दूसरे से मिले बिना? मेरा तो बहुत बेचैनी होने लगी है। अब लगता है बस उठो और किसी के घर चले जाओ, किसी से मिलने, बातें करने। अब बहुत हो गया। हाय। हाँ, काफी सारे दोस्त आ गए हैं, हम शुरू कर सकते हैं प्रभात, क्योंकि हमारे पास समय कम है। और मैं आज वादा करती हूँ। हाय आयुष, कैसा है बेटा? मैं पिछली बार की तरह अत्याचार नहीं करूंगी। वो बहुत ही इमोशनल अत्याचार था पिछली बार, कि मैं मेरे सामने घड़ी नहीं रखी थी। मैं हमेशा घड़ी सामने रख के बात करती हूँ। पिछली बार मेरे ध्यान से घड़ी उतर गई। अब वो 1 घंटा 40 मिनट तक मैं लगातार, अच्छा उसमें कुछ व्यवधान भी आए, आज भी हो सकता है आए, तो वो सब मिला के आप समझो 1 घंटे से ऊपर हो गए और सब दोस्त लोग बने रहे। तो ये अत्याचार है ना, किसी का इतना फायदा नहीं उठाना चाहिए जितना पिछली बार मैंने अनजाने में उठा लिया। तो मैं अभी माफी मांगती हूँ। आज एकदम 1 घंटे से ऊपर कांटा नहीं जाने दूंगी। हाय प्रज्ञा, हाय प्रतिमा, मार्टिन जॉन जी नमस्ते, आप आए बहुत अच्छा लगा। हाय कुमुद। तो आज मैं बिल्कुल 1 घंटे समय पे खत्म करूंगी। हो सकता है पहले भी खत्म कर दूं, क्योंकि आज मैं जिस शख्सियत के बारे में बात करने जा रही हूं उनके बारे में मेरे पास किस्से थोड़े कम और स्मृतियां बहुत ज्यादा है। उनकी कविताएं बहुत ज्यादा है, क्योंकि जिंदगी ने उनको भी मोहलत कम दी। तो जिंदगी ने जितना वक्त दिया उसमें से कुछ कुछ चीजें मैं उठा कर लाई हूँ। और वो हमारे शहर के एक शान थे। कैसे थे वो सब मैं बताऊंगी अभी आपको। हाय संदीप जी नमस्ते। हाँ संजय जी। वंदना वाजपेयी जी नमस्ते। नहीं प्रतिमा, ऐसा नहीं है। पूनम जी हेलो। दया जी नमस्ते। जो मैं शुरू करती हूँ, क्योंकि समय मुझे 1 घंटे में निपटाना है। भारती कुटियाला जी शिमला से नमस्ते। ललिता भट्ट जी नमस्ते। हाँ विवा जी, जो मुझे तो पता लगता है ना कि मैं कितना आप लोग को सता रही हूँ। 1 घंटे बक 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 करके आपका माथा खराब करती हूँ। कितने लाइव होते हैं, पूरे दिन फेसबुक चैनल चलता है, इतने लाइव होते हैं, इतनी ज्ञान की बातें होती हैं, मुझे भी सुनना होता है। मैं जल्दी खत्म करके, बल्कि मैं कहूँ कि मैंने तो सुनने का रिकॉर्ड बनाया है। डेली एक एडिक्ट की तरह हो गई हूँ लाइव सुनने की। कोई लाइव नहीं है जिसका थोड़ा हिस्सा भी अभी नहीं, लाइव नहीं तो बाद में सुनती जरूर हूँ। सतीश आनंद जी नमस्ते। आशा प्रभात दी नमस्ते। मनोज जी हेलो। हाँ शुरू करते हैं, काफी लोग आ गए हैं उस समय। एक प्रीति सिंह नमस्ते हेलो। थैंक यू थैंक यू। आप लोग रहते हैं तो उत्साह बढ़ता है, और जब उत्साह बढ़ता है तो आप अच्छा काम करते हैं। मैंने देखा है कि हौसले हो तो कुछ भी हो सकता है। हाय पूनम, हाय पापुरी जी। जी आशा दी शुक्रिया। मैं जिनके बारे में बात करने जा रही हूँ उनके बारे में शेर से शुरुआत करती हूँ। मुझे क्योंकि वो उर्दू शायरी, उर्दू कविता के बहुत ज्ञाता भी थे और विद्वान भी थे और रसिक भी थे, उसके रसिया थे। और उनकी दोस्ती शायरों से बहुत ज्यादा थी। वो कैसे थी और उसकी गवाह मैं रही हूँ, तो मैं आपको बाद में बताऊंगी।
नाम बताने से पहले, हालांकि अगली शहर गोई का नाम मैं इस बार से थोड़ा तरीका बदल रही हूँ। मैं अंत में, प्रोग्राम के अंत में अगली शहर गोई किन पर करूंगी वो आपको पहले बता दूंगी, तो वो तरीका थोड़ा मैं बदल रही हूँ। आज भर थोड़ा सस्पेंस है, लेकिन अगली बार नाम तो मैं बता दूंगी अगली बार के लिए, लेकिन कहानियां क्या होंगी और क्यों होंगी वो सस्पेंस रहेगा। तो जिनके बारे में बात करने जा रही हूँ उनसे बहुत सारे लोग आप उनको जानते हैं। हेलो शैली सृष्टि जी, आप आ गए, आप भी इस किस्सा गोई का एक हिस्सा है कि जिनके बारे में बात करने जा रही हूँ। परितोष हेलो। हाँ, यहाँ पे मैंने छोटे छोटे पौधे लगाए हैं, क्या करूँ, हरियाली तो चाहिए होती है ना जी। मैं उनके लिए एक शेर कहती हूँ जिस शख्सियत के बारे में बात करने जा रही हूँ कि हवाएं कितना जोर लगाए आंधिया बनकर, हवाएं कितना जोर लगाए आंधिया बनकर, मगर जो घिर के आता है वो बादल छा ही जाता है। वो ऐसे बादल थे कि बहुत आंधियां आई उनकी जिंदगी में, निजी जीवन में भी और उनके करियर में भी, उनके कामकाज के दौरान भी, लेकिन वो घिर के आए थे। कहाँ से आए थे? एक छोटे से शहर मुजफ्फरपुर से। वो मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे और मुजफ्फरपुर के जो चंद कवि ऐसे हुए जिनका नेशनल और इंटरनेशनल जिनकी पहचान बनी। बहुत, हर शहर में बहुत सारे कवि होते हैं, एक शहर के पास ढेर सारे रत्न होते हैं, लेकिन कुछ लोग वहीं रह जाते हैं, कुछ लोग चौहद्दी लांघ जाते हैं, वहां से बाहर निकलते हैं। तो मैं जिनके बारे में बात करने जा रही हूँ उनकी ख्याति ऐसी ही थी जो शहर लांघ कर दिल्ली, दिल्ली लांघ कर लंदन, लंदन लांघ कर फ्रांस, फिर वापस दिल्ली आती है, लेकिन वो फिर अपने गांव जाते हैं, फिर अपनी भाषा में जीते हैं, अपनी भाषा वालों के साथ बने रहते हैं। वो कहते हैं ना, वो आज हमारे बीच नहीं है तो क्या हुआ। वो एक शेर है राजगोपाल सिंह जी का कि मैं रहूं या ना रहूं मेरा पता रह जाएगा, मैं रहूं या ना रहूं मेरा पता रह जाएगा, शाख पर यदि एक भी पत्ता हरा रह जाएगा, शाख पर यदि एक भी पत्ता हरा रह जाएगा। हम सब उनके पत्ते हैं, उस शाख पे, मेरे शहर के शाख पर हम सब वो हरा पत्ते हैं जो उनके बाद भी हैं और उनका नाम लेने के लिए हम सब हैं। अभी उनका वो सब फेसबुक पर बहुत सारे लोग, आप सब उनसे जुड़े हुए थे, वो बहुत कंटेम्प्रेरी हैं हमारे, लेकिन नहीं हमारे बीच, उनके बारे में बात करने जा रही हूँ। और जब दो तीन साल पहले जब हमारे बीच से चले गए तो एक शेर राजेश रेड्डी ने उस दौरान मुझे भेजी थी, एक शेर की आंधी को ये गुमान की एक बस एक शजर गया, आंधी को ये गुमान कि बस एक शजर गया, लेकिन न जाने कितने परिंदों का घर गया। जी, मैं उनके बारे में बात करने जा रही हूँ जिनकी कुछ पंक्तियां मैं हर समय हम जब मिलते थे, अक्सर मिलते थे, ये ऐसी शख्सियत हैं जिनके साथ मेरी मुलाकातें अनगिनत है, मुठभेड़ अनगिनत है, लड़ाइयाँ अनगिनत है, दोस्ती यारी अनगिनत है। तो उनकी कुछ कविताओं की पंक्तियां याद करके जब हम मिलते थे तो वो मुझे कहते थे तुम्हें ये कविताएं याद है, जो याद रखनी चाहिए वो तो रखती नहीं हो, ये कविताएं क्यों याद रखती हो? तो क्योंकि आसान थी याद करने में, जैसे कि डरी हुई बेशुमार भली स्त्रियां, डरे हुए बेशुमार बच्चे, कागज पर कलम लेकर झुके लोगों, यह कितनी शर्म की बात है। तो मैं हमेशा उनको ये सुनाया करती थी, तो वो कहते थे कि ये कविता नहीं, ये सख्त टिप्पणी की तरह है कि हम सब कोरोना काल में भी भूखे मर रहे हजारों लोग, और हम सब रचनाकार अपने सामाजिक दायित्व को नहीं निभा रहे हैं, और हम अपने लिखने में, अपने उसमें रमे हुए हैं, जबकि एक लेखक का सामाजिक दायित्व भी होता है। जो भी कवि, जो भी बड़ा लेखक, महान लेखक होता है, वो दुनिया को बदलने का स्वप्न देखता है। उस स्वप्न में वो इस तरह की पंक्तियां उन्होंने, ये बहुत पुरानी पंक्ति, आज की नहीं है। सोचिए कि उस दौर में भी कैसा माहौल रहा होगा कि डरी हुई बेशुमार भली स्त्रियां, डरे हुए बेशुमार बच्चे, कागज पर कलम लेकर झुके लोगों, ये कितनी शर्म की बात है। कविता में सुनाती थी, पतझर के पत्तों से उठेगा, पतझर के पत्तों से उठेगा सलेटी काला धुआं, दिखेगी अंधेरे को चीरती रख्ताब सुनहरी लपटे, दिखी नहीं जो अरसे से हमारे होने की निशानियां। फिर मैं एक कविता छोटी सुनाती थी उनको, फिर सताने आ गए हैं शरद के बादल, धूप हल्की सी बनी है स्वप्न, क्यों भला ये आ गए हैं यूं सताने शरद के बादल।
उन मेरे जन्म के काल में उन्होंने कविता लिखी थी, वो कविता भी मैं सुनाती हूँ कि देखिए मैं आपको आज से नहीं पढ़ती हूँ, आपके जन्म के, मैं अपने जन्मते ही आपको मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था। वो कविता है, धैर्य धरती का परखने और सूखी हड्डियों में कंप भरने, हवाओं की तेज छुरियां लप लपाते आ गए हैं शरद के बादल। जी हाँ, मैं बात करने जा रही हूँ बहुत ही प्रिय मुजफ्फरपुर के लाडले बेटे, जो शहर बहुत मिस करता है उनको, और हमारे समय के सबसे प्रखर, सबसे दबंग, सबसे भव्य कवि पंकज सिंह के बारे में बहुत छोटी भूमिका बांधी है मैंने। फेसबुक पे आप सब से जुड़े होंगे पंकज सिंह, आप सब उनके मित्र हैं। कभी मौका लगे उनके वाल पर घूम कर आइएगा। वो न हुए तो क्या हुआ, जब तक एक हरा पत्ता है वो हम सबके उनके उस शाख पर हमारे साथ वो जुड़े हुए हैं। उषा दीदी आ गई हैं, प्रणाम उषा दीदी। राजवंत राज जी नमस्ते, पूनम सिंह जी नमस्ते, वंदना वाजपेयी जी नमस्ते, मदन कश्यप जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आपकी याद तो हर लाइव में आती है मदन कश्यप जी, आपके बिना तो मेरे शहर का इतिहास नहीं लिखा जा सकता। तो आप भी हैं हमारे अगले दूसरे लाइव का हिस्सा। मैं अब घोषणा करूंगी नामों की प्रोग्राम के अंत में कि किस पर लाइव करने जा रही हूँ। अब सस्पेंस खत्म करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि लोग भी अपने जुड़े हुए संस्मरण और किस्से मुझे बताएं आप लोगों से, तो मैं उसे यहाँ पे सुनाऊं। अब मैं पंकज सिंह, कवि, पत्रकार, पहले पत्रकार, कवि, एक्टिविस्ट, आलोचक पंकज सिंह के बारे में बात करने जा रही हूँ। सब जानते हैं उनको, बहुत लोग जानते हैं, लेकिन मेरा शहर बहुत मिस करता है उनको। और काफ़ी समय, जैसे मैं काफ़ी समय रही हूँ मुजफ्फरपुर में, पंकज सिंह भी काफ़ी समय रहे मुजफ्फरपुर में, लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो वो शहर छोड़कर दिल्ली आ चुके थे, लंदन चले गए, बीबीसी में रहे पत्रकार 4 साल तक और दिल्ली में बस गए। तो मैंने अपने शहर में उनको नहीं देखा, मैंने उनको दिल्ली में देखा। लेकिन जब मैं बड़ी हो रही थी विश्वविद्यालय में जहाँ वो पढ़ते थे, वहाँ ढेर सारे किस्से, जैसे देखिए मैं एक बात बताती हूँ आपको, मेरा शहर ना अद्भुत है। मैं इसलिए नहीं कि मैं वहां पैदा हुई, मैं इसलिए बता रही हूं कि किस्सों का शहर है, किस्सों का। एक से एक व्यक्तित्व हुए, एक से एक पर्सनालिटी हुई वहां मुजफ्फरपुर में। मैं सबके बारे में लगातार बताती आ रही हूँ और किस्से हैं कि खत्म ही नहीं हो रहे हैं और आगे भी लंबा चलेगा। और सबको आप जानते हैं, कोई ऐसा नहीं है जिनको राष्ट्रीय लेवल पे पहचान नहीं मिली हो, सबको आप लोग जानते हैं। मैं जब बड़ी हुई और हॉस्टल में रहने आई, तो जिस हॉस्टल में मैं रहती थी, पीजी हॉस्टल में, उसके दूसरी तरफ एक बॉयज हॉस्टल था जिसमें और प्रोफेसर्स क्वार्टर्स थे, तो उसमें पंकज सिंह जी कभी रहा करते थे। तो हमारे यहाँ किस्सा गोई का बड़ा चलन है। तो कोई बिल्डिंग देख के कोई किस्सा सुना देगा, कोई पेड़ देख के किस्सा सुना देगा कि एक बार ऐसा हुआ था। तो मैं पंकज सिंह जी के किस्से सुना करती थी। और स्टूडेंट लाइफ में तो वो इतने, जो बाद में भी उनमें वो दबंगई बची रही, वो बहुत निडर, बहुत बेखौफ थे। तो उनकी जो दबंगई के किस्से थे कि वो जब स्टूडेंट थे तो वो गलत बातें बर्दाश्त नहीं करते थे। एक किस्सा है उनके बारे में कि एक मंच पे, आपातकाल के बाद एक मंच पे काफ़ी लोग बैठे हुए थे, तो काफ़ी लोग मंच पे बैठे थे, तो वो लोग आपातकाल के विरुद्ध बोल रहे थे। पंकज बर्दाश्त नहीं हुआ कि जो लोग आपातकाल का समर्थन कर रहे थे, वो लोग आपातकाल खत्म होने के बाद जब राजनीतिक माहौल बदला तो वो मंच पे बैठ के आपातकाल के खिलाफ बोल रहे हैं। अब पंकज जी इस तरह की बातें कभी थे, उसके इतने किस्से हैं जो मैं अभी आगे सुनाऊंगी आपको कि वो कैसे व्यक्ति बातें नहीं सुनते थे। तो हाँ, हाय संजय नमस्ते, प्रणय नमस्ते, नमता हेलो, महदरंगा जी नमस्ते, हाय कविता। तो पंकज जी से रहा नहीं गया, नीचे से विरोध तो नहीं किया, ऊपर उन कुछ लोगों को धक्का दिया और ये कहा कि आप लोग इस लायक, कि जैसे कुछ लोग होते हैं मुंह से विरोध करते हैं, आवाज लगाते हैं। पंकज सिंह ऐसे नहीं थे। उनको नकली लोग, ये दोगले लोग, दो तरह की बात, डबल स्टैंडर्ड वाले लोग बर्दाश्त नहीं होते थे कि मुंह में राम बगल में छुरी। उनका जो था वो सीधा था, वो सब सीधे चलते थे और विचारधारा पर अडिग रहते थे। तो उन्हें पाला बदलने वाले लोग पसंद नहीं आते थे। अगर आप अगर है तो फिर आप रहिए, सत्ता के साथ बदल जाने वाले लोगों को पसंद नहीं करते थे।
उनकी उनकी वो टूट जाए, चाहे उनको कुछ न मिले। उनका तो पूरा जीवन ही सत्ता के विरुद्ध चलने और उसका खामियाजा भुगतने वाला रहा है। वो कैसे रहा है मैं आगे बताऊंगी आपको। उन्होंने बाकायदा उन लोगों को धक्का दिया कि आप इस काबिल नहीं हैं कि अब आप इस तरह का वक्तव्य दें। आप लोगों की करतूत हमने आपातकाल के दौरान देखी है। तो आपातकाल के दौरान उस शहर ने और उस राज्य ने कुछ ऐसे कवि पैदा किए जो उसी समय देश में नक्सलबाड़ी आंदोलन, जन विद्रोह, उसको जन विद्रोह कहती हूं मैं, जन विद्रोह देश में पैदा हुआ था। उसी समय हमारे राज्य ने कुछ ऐसे कवि पैदा किए। उसमें हमारे शहर से पंकज सिंह, पटना से आलोक धनवा, ज्ञानेंद्र पति जी, अरुण कमल जी, और भी कुछ कवि होंगे जो नाम छूट रहे हैं मुझसे, देश भर में होंगे, देश भर में। मैं बात पंकज सिंह की कर रही हूँ। पंकज सिंह के पैरेलल आलोक धनवा, आप सबको आलोक धनवा की कविताएं याद होंगी। उस दौर में पंकज सिंह हमारे शहर से एक बहुत बड़ा हस्तक्षेप था, इस जन विद्रोह आंदोलन को बहुत बड़ा समर्थन था, तो वो था पंकज सिंह का। तो वो पंकज सिंह थे। अब पंकज सिंह की जिंदगी के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, तो अब आप लोग को बहुत और मजा आएगा सुनने में। वो आज नहीं है हमारे बीच, लेकिन मैंने उनके परिवार से भी अभी संपर्क नहीं किया है कि वो मुझे लाइव सुने, क्योंकि मैं दबाव में आ जाती हूँ और मैं नहीं चाहती कि मैं किसी के बारे में बात करूँ तो उनकी फैमिली से कोई हो वो बाद में सुने, ज़्यादा अच्छा है। कुछ गलत बोल गई होंगी तो मैं माफ़ी मांगूंगी। वैसे मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उज्जवल पक्ष देखूं और उन चीज़ों पर बात करूं जो साहित्य में कुछ जोड़ते हैं, जो मनुष्य को कुछ बेहतर मनुष्य बनाते हैं, जो कुछ बेहतरी के लिए है, मैं उस पर बात करती हूं। मैं बहुत ज़्यादा निजी जिंदगी की ओर नहीं झांकती हूं कि उनका परिवार कैसा रहा, उनके कितनों से रिश्ते रहे और वो उस पर मैं नहीं जाती हूँ। शहर गोई का चरित्र बिल्कुल अलग है कि एक शहर से एक कवि का रिश्ता, उस शहर को उनकी देन, शहर का उनको देन, शहर ने उनको क्या दिया, उन्होंने शहर को क्या दिया, उस पर बात करूंगी। मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले बताती हूँ कि शहर ने उनको क्या दिया। मुजफ्फरपुर में मैं शहर गोई में बात कर चुकी हूँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह के बारे में। नवगीत के जो प्रवर्तक थे, जिनके साथ इतिहास ने अन्याय किया, जिनको नवगीत का प्रवर्तक नहीं माना बाद में इतिहासकारों ने, लेकिन सबसे पहले उनका संग्रह आया था नवगीत पर, जिसमें बहुत सारे लोग शामिल थे। बाद में इतिहासकारों तो आप जानते हैं कि अपनी पसंद नापसंद पे इतिहास बनाते हैं। मैं उन्हें चाचा जी कहती थी और बिल्कुल हम अगल बगल रहते थे, हमारा एक रिश्ता भी था उनसे, तो मैं बचपन से उनके घर आती जाती थी। उन्होंने हमें भी संस्कार दिए, लेकिन अगर उनका सबसे कोई काबिल, सबसे योग्य शिष्य कह रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। आजकल तो आपसे जो छोटा है अगर उसको कोई शिष्य कह दे तो भड़क जाते हैं शिष्य शब्द सुन के। मैं किसी का चेला नहीं हूँ, मैं किसी का शिष्य नहीं हूँ। अरे भाई, शिष्य एक बहुत प्रेमी और कोमल संबंध है। अगर आप उससे छोटे हैं और किसी ने आपको मेरा चेला बता दिया तो अपमानजनक क्यों लगता है? आप इतना भड़कते क्यों हैं? मैं तो अपने को उषा किरण खान का चेला मानने को तैयार हूँ, मैं तो उसलभ जी की चेला मानने को तैयार हूँ, मैं तो तैयार हूँ अपने सारे वरिष्ठों को कि मैं उनकी चेली हूँ। अगर मैंने किसी से कुछ सीखा है, उनसे कुछ मैं लेती हूँ, उनसे कुछ चीजें मैं ग्रहण करती हूँ। मैं सुलभ जी से सौंदर्य दृष्टि लेती हूँ, मैं उषा किरण खान से लोक दृष्टि लेती हूँ, मैं रेणु जी से लेती हूँ, जो जीवित हैं जो जीवित नहीं है, उन सबसे कुछ न कुछ लेती हूँ। और अगर मैं किसी की एकदम उसी परंपरा में चलती हूँ तो मैं उसकी चेला होने को तैयार हूँ, मुझे कोई हर्ज नहीं है। इसीलिए मैं आज चेला शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ कि कुछ लोग, जो युवा पीढ़ी है, अगर उसको आप चेला है तो वो गुरु कुछ बोले इससे पहले ही चेला पल्ला झाड़ने लगता है। ये अलग बात है कि गुरु से खूब लेते हैं लोग, गुरुओं का शोषण खूब होता है। गुरु कह के आप प्लेटफॉर्म ले लो, गुरु कह के आप एस्टेब्लिश हो जाओ, गुरु कह के आप शिल्प सीख लो, छपना छपाना सीख लो, मंच ले लो, सब लूट लो गुरु से। और जब चेला बनने की बारी आए या चेला कहने की या चेला को कुछ करने का समय आए तो चेला से पल्ला झाड़ लो, ये है समय। लेकिन पंकज सिंह और राजेंद्र प्रसाद सिंह का रिश्ता ऐसा नहीं था। वो हाल तक, जब तक जीवित रहे, अपने को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह का चेला कहते रहे। मैं उनका बनाया हुआ हूँ, वो मेरे गुरु हैं, ऐसे कहते थे। और मुझे गर्व होता था कि इतना बड़ा कवि, इंटरनेशनल कवि, जो गुरु से ज्यादा पॉपुलर है,
दुनिया दुनिया भर में जिसकी फ्रेंच, रूसी, अंग्रेजी भाषाओं में जिसकी कविताओं का अनुवाद हो चुका है, बीबीसी का इतना बड़ा पत्रकार रह चुके हैं, जिसकी अपनी एक अलग पहचान है, जो खुद एक परंपरा को साथ, जो एक्टिविस्ट है, वो खुद राजेंद्र प्रसाद सिंह को इतना बड़ा वो चाहते तो राजेंद्र प्रसाद सिंह को भुला सकते थे। बहुत लोगों ने भुला दिया अपने गुरुओं को, बहुत लोग भुला देते हैं, जैसे वृक्ष अपने बीज को भुला देता है, उसी तरह से बहुत सारे लोग अपने गुरुओं को भुला देते हैं। लेकिन पंकज सिंह में इतना लिहाज बाकी था कि उन्होंने अपने गुरु को हमेशा याद किया। और जब मैं दिल्ली आई तो मैं अपने साथ की उनकी कुछ यादें आपको हाँ प्रज्ञा, आप ठीक कह रही हो कि चेला का कई जगह इस्तेमाल होता है, बहुत इस्तेमाल होता है चेला का। कुछ लोग तो चेला को बहुत ही इस्तेमाल करते हैं। वो अलग चीज़ है कि दोनों एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हो, तो इस्तेमाल बड़ी परस्पर चीज़ है, पता नहीं चलता कि कौन किसको इस्तेमाल कर रहा है। लोग कुछ इस्तेमाल होते हैं, कुछ इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग तो इस्तेमाल होने को तैयार बैठे रहते हैं। क्या हर्ज है कि अगर आपके होने से किसी को कुछ हासिल होता है तो जरूर होना चाहिए। 10 बजिया का फूल देखा है, 10 बजिया बोलते हैं उसको आप लोग, हम लोग देहात के लोग। पंकज सिंह के व्यक्तित्व में देहातीपन बहुत बचा हुआ था, तो वो चीज़ वो मुझे कहते थे कि अपने भीतर इसको बचाए रखना। वो मुझे एक बात कहते थे कि जब अपने रहो, आपको जीना है दिल्ली में एलीट के बीच में, लेकिन पंकज सिंह ने सिखाया मुझे कि जब सब कांटा छुरी चम्मच से खाए तब तुम हाथ से खाओ। जब सब अंग्रेजी में बक रहे हो तुम बज्जिका में मत करो। और ये मैं काम खूब करती थी कि जब वो होते थे कहीं भीड़ में, और जब हम मिलते थे तब हाल है कैसा नाती खाती कहू मन केहन करैया, तो बहुत दिन भेल बात न कैली, ऐसे करके तो कहते कि अरे की बुझे बहुत बहुत न व्यस्तता रहे छै, तू सब युवा हता, हमरा तो बहुते काम रहैया। इतना सुनने के बाद मुझे लगता था कि मैं अपने शहर के उस कवि से बात कर रही हूँ, जो शहर से आ तो गया लेकिन अपनी एक परछाई वहाँ, अपनी एक छाया उस शहर को दे गया। तो जब मैं बड़ी हो रही थी विश्वविद्यालय के माहौल में, तब पंकज जी के बहुत सारे किस्से थे। पंकज जी ने ये किया, पंकज जी ने वो किया। पंकज जी की आवाज़ बहुत अच्छी, बहुत भारी और बड़ी अच्छी पर्सनालिटी, तो वो हीरो थे। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि पंकज सिंह के बारे में कि मेरे शहर में मैं भी इंदिरापुरम में हूँ आयुष। इंदिरापुरम में बहुत नेट की प्रॉब्लम होती है, फट से कट जाता है, बहुत दिक्कत है। तो पंकज सिंह के बारे में सुन बहुत किस्से कहानियाँ सुनी, उनके लोगों के साथ बनते बिगड़ते रिश्ते, और उनकी बहुत सारी कहानियाँ, और उनके तो जिस विश्वविद्यालय में पढ़े थे मैं भी पढ़ती थी, तो मैं भी थोड़ा उसी टॉम बॉय टाइप थी। तो मुझे बहुत, मैं लोगों से पूछती थी पंकज जी के बारे में। और जब मैं दिल्ली आने वाली थी तो मेरा टारगेट था कि अपने शहर के उन तमाम लोगों से मिलना जिनके किस्से सुनकर मैं बड़ी हुई हूँ। उसमें पंकज सिंह एक बड़ा नाम थे जिनसे मुझे मिलना ही था दिल्ली आके। तो अच्छा, पंकज जी बहुत आधुनिक विचारधारा के थे, बहुत निर्बंध जिसको कहते हैं, बहुत निर्बंध। तो आधुनिक दौर के हम सब संतानें थे, तो हमारे भीतर भी वो आधुनिकता आ रही थी और हम सब सामंती परिवेश से लड़ रहे थे अपने उसमें पंकज जी का कि जो वो तमाम किस्से और लड़ाइयाँ, जो दंत कथाओं ने उनको नायक बनाया था, हैंडसम आदमी, और उनके बहुत सारे किस्से की लड़कियां बहुत पसंद करती थीं, लड़कियां बहुत मरती थी उन पे, और उनके बहुत सारी लड़कियों से दोस्ती थी, और खूबसूरत लड़कियां उन्हें बहुत पसंद करती थी। ये सब क्या होता है, जब मैं रही होंगी तो मेरे पास भी इतने किस्से होंगे। तो हर इंसान के विश्वविद्यालय में किस्से होते, उनके पास भी किस्से थे। हालांकि बाद के दिनों में लोग कहते हैं, उनके मित्र लोग कहते हैं कि पंकज के जीवन में 2 चीज़ें बहुत महत्व रखती थीं। हाल में एक किस्सा मैंने सुना, एक कविता, एक सविता। ध्यान से सुनिएगा, पंकज जी के जीवन में बाद में 2 चीजें बहुत महत्व रखती थी, एक कविता, एक सविता। कविता आप सब जानते हैं जो मैं आपको सुनाऊंगी बाद में। सविता मतलब सविता सिंह दीदी, कवयित्री, आलोचक,
सविता सिंह, पंकज सिंह जी की पत्नी। तो उनके मित्र लोग उनको कहते थे कि पंकज, तुम्हारे जीवन में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक कविता, एक सविता। और कैसे पंकज जी के बारे में, तो पंकज जी के बारे में एक बात पता थी। जब हम दिल्ली आ रहे थे तो हम लोग, तो मैं थोड़ी डरी हुई भी थी कि क्योंकि लोगों ने कहा कि बहुत दबंग है, खुर्राट है, कड़क है, विद्रोही हैं, और लेकिन ऊपर से कड़क है लेकिन अंदर से बहुत तरल है। और उन तो बहुत सारे, अच्छा मैं नहीं आई थी, कस्बे की लड़की, तो मैं डरी हुई थी। तो जब मैं पहली बार पंकज जी को मैंने फ़ोन किया कि मुझे आपसे मिलना है, और मैं कई साल रहने के बाद, दिल्ली में कई साल रहने के बाद, शुरू में तो हिम्मत ही नहीं हुई। जब मैं थोड़ी सी इस लायक हुई कि मैं लोगों से मिल सकूं, मैंने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया, अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया कि मैं हाँ पत्रकार हो गई हूँ, तो मैंने कहा कुछ बन गई, तब मुझे उनसे अब मिलना चाहिए। पहले स्ट्रगल लाइफ में मिलती तो शायद उनको मदद करते वो मेरी, या वो पता नहीं मिलते कि नहीं मिलते, वो इस्टेब्लिश, तब तक वो बहुत बड़े पत्रकार हो चुके थे और विभिन्न संस्थानों में काम कर चुके थे। तो मुझे एक संकोच होता था, तो मैं नहीं गई मिलने। और शुरू में एक भय तो लगता है ना बड़ी पर्सनालिटी से मिलने में, कि आप मिलने जा रहे हो, पता नहीं मुजफ्फरपुर से, क्योंकि उस दौरान मेरा अनुभव खराब हुआ। जिस दौर में पंकज जी आए मुजफ्फरपुर से, उस दौर में एक आध पत्रकार और आए, कुमार आनंद आए, उनके मित्र सुरेश शर्मा जी आए पत्रकारिता में। ये लोग पत्रकारिता में रहे और बड़े नाम हुए पत्रकारिता के, सुरेश शर्मा और कुमार आनंद, पंकज सिंह। तो इन तीनों, कुमार आनंद से मैं मिली, बड़ा अच्छा अनुभव रहा, उन्होंने बड़ी मदद की। मैं सुरेश शर्मा जी से भी मिली, बहुत आदर करती हूँ उनका, लेकिन मेरा उनके साथ अनुभव अच्छा नहीं रहा। क्या मैं वो अलग किस्सा है, कभी अपने किस्से सुनाऊंगी तो बताऊंगी कि तो मैं डर गई, क्योंकि ये तीनों मित्र एक साथ एक शहर से आए थे। मैंने सोचा शहर के लोग हैं, मेरी मदद करेंगे, तो किसी ने कोई मदद नहीं की। बाकी मित्रों ने, सुरेश जी ने, आनंद जी ने मदद की। मैं पंकज सिंह से डर के मारे नहीं मिली कि 3 दोस्त थे, तीनों दोस्त साथ में आए, क्या पता वो भी मेरी मदद ना करें। तो फिर मैंने अपने को विड्रॉ कर लिया कि मुझे नहीं मिलना। मैं पंकज सिंह से तब मिलूंगी जब मैं अपने आप को कुछ स्टैब्लिश कर लूँगी, क्योंकि उनकी इतनी ख्याति सुन ली थी। बाकी इनके मित्रों के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी कि वो क्या, लेकिन पंकज जी की पर्सनालिटी की कहानियां पूरे शहर में हैं, तो वो सबसे अलग थे। जो सबसे अलग होता है उसके किस्से होते ही हैं। लेकिन जब मैं उनसे मिली, मैं पत्रकारिता में थी और मैं उनसे मिली, तो सच में वो अंदर से बहुत तरल, संवेदना, उनकी आंखें इतनी तरल सी, सजल सी आंखें। और जब भी मिलते, उसके बाद जब भी मिलते, वही उलाहना, वही बेताबी, वही लगाओ, कहाँ रहा इच्छा, तोरा सके फुर्सत ना हो भेंट करे के। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी उनकी, 68 की उम्र में ही वो चले गए, बहुत कम एज में। उनकी जीने की उम्र तो आई थी कि वो चले गए, लेकिन वो जब इस उम्र में भी वो अपने को, वो ज़्यादा मुजफ्फरपुर को अपने भीतर खोजने लगे थे। तो जब हम मुझसे और उनका एक सबसे युवा मित्र, पंकज जी की खूबी थी, सबसे युवाओं से उनकी मित्रता गहरी होती थी। जितने युवा लोग थे उनके सबसे गहरे मित्र हो जाते थे, कोई भी हो, जैसे मित्रता भाव से मिलते थे। ये नहीं कि जैसे गीता श्री जूनियर है, जो मेरे भीतर भय था उन्होंने मिल के दूर किया, तो वो मुझे इस तरह से लेते थे कि मित्र है, मैत्री है। जबकि मैं एकदम संकोच में, बाप रे इनकी, अच्छा जिनके बारे में आप इतने किस्से सुने हो ना, तो थोड़ा भय तो लगता है आपको। लेकिन वो जब मैं मिली, और जब मिली, कहाँ रहते हो तुम लोग, अरे मिलते नहीं हो, अरे मिलो भाई मिलो, हम लोगों को मिलना चाहिए, हमारा सबके मिले के ना चाहिए, तो इस तरह से बात करते थे। तो मैं देखती थी कि एक शहरी अभिजात, एक शहरी व्यक्ति अपने भीतर कितना गंवई हो सकता है, अपने भीतर गांव को कितना जिंदा रखता है। थे तो वो चंपारण के चैता गांव के रहने वाले थे, लेकिन वो मुजफ्फरपुर में बसे, उनका परिवार बसा, तो मुजफ्फरपुर के ही होकर रह गए। तो पैदाइश हम सब की कहीं ना कहीं की, लेकिन हम सब मिलकर शहर बसाते हैं। गांव मौलिक है, शहर मौलिक नहीं होता, अमौलिक होता है। गांव ओरिजिनल होता है, गांव में लोग पैदा होते हैं, लेकिन शहर को हम लोग सब मिलके बसाते हैं। तो हम सब मुजफ्फरपुर को हम लोगों ने बसाया, हम लोगों ने मुजफ्फरपुर को अपने को दिया, उस शहर को दिया हमने। तो मैं पंकज सिंह के बारे में बता रही थी कि वो पंकज जी
ने मुजफ्फरपुर छोड़ा, राज्य छोड़ा, देश भी छोड़ा, लंदन गए, फ्रांस गए, नहीं छोड़ी उन्होंने तो कविता, नहीं छोड़ी तो अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता, नहीं छोड़ी तो अपना दबंगपन, अपना स्वभाव और सच के लिए लड़ने वाला स्वभाव। आगे उनकी कुछ लड़ाइयों का जिक्र करूंगी, आपसे एक किस्सा सुनाऊंगी। एक लड़ाई जो पिछले 3 साल पहले हुई थी इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, वो सबको पता है। फेसबुक पे पंकज जी ने इस पे लिखा भी था, दोनों पक्षों ने लिखा था, और पंकज जी से मेरी लंबी बात हुई थी इस पे। वो स्त्रियों के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते थे। अगर मित्रों के साथ बैठे हैं, रसरंजन कार्यक्रम चल रहा है, अगर उसमें कोई किसी मित्र स्त्रियों की चर्चा आए और वहां पे कोई स्त्री कथाकार, कवि के बारे में कोई पुरुष साथी उनका अगर अभद्र और अश्लील ढंग से चर्चा करता था तो वो विद्रोह करते थे, लड़ते थे। अगर कोई उनके मना करने पर भी चुप ना हो तो वो हाथापाई पर भी उतर आते थे। उनको उससे परहेज नहीं था। उनके पास चुप कराने के तरीके थे। वो पहले बात से मना करते थे, न माने तब वो हाथापाई कर सकते थे। वो स्त्रियों के विरुद्ध, चाहे कोई स्त्री हो, उनकी कंटेम्परेरी हो, उनसे जूनियर हो, सीनियर हो, किसी स्त्री के बारे में, किसी स्त्री रचनाकार के बारे में वो कुछ नहीं सुन सकते थे। और ये किस्सा बड़ा मशहूर हुआ था कि इंडिया इंटरनेशनल की एक शाम वो एक बहुत बड़े संपादक के साथ बैठे थे, जिस अखबार में बहुत सालों तक उन्होंने कला समीक्षाएं लिखी थी, वो आर्ट कॉलम लिखा करते थे। उस अखबार के एडिटर के मुंह से उन्होंने कुछ ऐसी अश्लील बात सुनी, और पहले भी सुन चुके थे उनसे वो, तो पहले भी आपत्ति दर्ज करा चुके थे। लेकिन उस शाम उन्हें गुस्सा आ गया ज़्यादा, रोकते रहे, उन नहीं माने, और उन्होंने फिर बहुत उनको हड़का दिया। अब वहाँ पे क्या हुआ, 3-4 लोग बैठे थे, उनको पता होगी। मैंने पंकज जी को फ़ोन मिलाया था और मैंने पूछा था कि मुझे ये बताइए, मैं फेसबुक पे पढ़ रही हूँ, मामला क्या है। क्योंकि मैं पंकज जी के साथ, पंकज जी को जितना जानती हूँ, मैं जानती थी कि वो गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मैंने उनसे, फिर उन्होंने मुझे फ़ोन पर सारी बातें बताई। उस शाम क्या हुआ, किसने क्या बोला, उन्होंने कैसे ऑब्जेक्शन किया, और किन 2 महिला कवियों के बारे में बात हुई। तो मैंने कहा कि उस जगह पर अगर मैं भी होती, जिन 2 लोगों का नाम लेकर इस तरह की बातें की गई, तो मैं भी बवाल काट देती। मैं भी मुझे आप जूनियर पंकज सिंह मान सकते हो, मैं उसी तरह से बवाल काटती हूँ। अगर मेरे मना करने पर कोई नहीं माने तो मैं भी उसी तरह की हरकतें कर सकती हूँ, उस तरह के हिंसा पे उतारू हो सकती हूँ। अगर स्त्रियों के बारे में आप अपनी 5-6 लोगों की महफिल में बैठ के आप अगर अश्लील बातें करेंगे तो बर्दाश्त से पंकज सिंह के भी बाहर था। उसी शहर की मैं हूँ गीताश्री, मुझे भी बर्दाश्त से बाहर है। तो वो पंकज सिंह ने खुद एक किस्सा सुनाया था। अब मैं पंकज सिंह की एक सहृदयता के बारे में एक किस्सा सुनाती हूँ। अब आप सुनिए। पंकज सिंह का मित्र कोई भी हो सकता था, कोई भी जूनियर उनका मित्र हो सकता था। एक मुजफ्फरपुर से आया हुआ एक प्यारा छोटा सा लड़का जो आज स्टैब्लिश है, मुंबई में है, बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस चलाता है। उस समय वो नया ही दिल्ली आया था और वो कुछ नहीं था, वो पहचान बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था और हमारे संपर्क में भी था। धीरे धीरे वो पंकज सिंह जी तक पहुंचा। उसने भी बहुत सारे किस्से सुने थे पंकज सिंह के शहर में, तो उसको भी उत्सुकता थी, वो भी मिलना चाहता था पंकज सिंह से। वो मिला उनसे, उसका नाम भी पंकज ही है, हो सकता है पंकज आया हो। तो अब उसका किस्सा सुनिए, बड़ा दिलचस्प किस्सा है। पंकज को प्रोड्यूसर बनना था। पंकज सिंह जी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, पंकज सिंह जी का नाम लूंगी पंकज जी कह के। लेकिन जो बालक था, जो उनका मित्र था, जो अंतिम दिनों तक उनकी मृत्यु से 2 दिन पहले तक उनके साथ थे, वो बहुत घनिष्ठ दोस्ती हो गई थी दोनों में और अक्सर शाम को दोनों साथ रहा करते थे। उसका किस्सा सुनाती हूँ कि कैसे एक बार क्या हुआ कि 3-4 साल पहले उसी पंकज ने एक फिल्म बनाई, चल गुरु हो जा शुरू। बहुत B ग्रेड C ग्रेड फिल्म, अश्लील फिल्म नहीं थी, फिल्म मतलब कॉमेडी फिल्म थी, लेकिन A ग्रेड फिल्म नहीं थी। फिल्म रिलीज हुई तो पंकज, अब चूंकि पंकज नारायण की बात कर रही हूँ मैं, तो पंकज नारायण की फिल्म थी, तो पंकज ने मुझे भी कहा था, पंकज जी को भी कहा था, तो मैं भी फिल्म देखने गई, पंकज जी भी फिल्म देखने गए। पंकज जी ने नोएडा के मॉल में अपने जेब से टिकट कटा के अपने साथ 4-5 गंभीर लोगों को ले गए फिल्म दिखाने। फिल्म से जब बाहर निकले, उन्होंने बाहर निकल के पंकज नारायण को फोन किया
कि अरे अरे तुम पहले बताते ना कि इतनी खराब फिल्म है तो मैं अकेले जाता देखने, कम से कम 4-5 लोगों को नहीं ले जाता जो देखने के बाद मुझे गरिया रहे हैं कि कैसी फिल्म दिखाने ले आए, हमारा समय खराब कर दिया। तो पंकज बोला उनको कि पंकज को उन्होंने बोला कि तुमने तो नाक कटवा दी, कम से कम हम इन लोग को इग्नोर करते, हम अकेले तो जाते देखने, जाते जरूर लेकिन इन लोग को नहीं ले जाते। तो हम लोग, तो पंकज बोला कि तो हमको क्या पता कि आप अपने साथ इतने गंभीर गंभीर लोगों को ले जाएंगे, तो हम आपको बताते, आपको अकेले न जाना चाहिए था। तो पंकज सिंह ने जवाब दिया, जो ध्यान से सुनिएगा, जवाब दिया, कितने तरल हृदय थे कि अब घर का धिया पुता कुछ काम करेगा तो देखना चाहिए ना। धिया पुता मतलब अपना बाल बच्चा, तो अब घर का धिया पुता कुछ काम करेगा तो देखना चाहिए ना। पंकज नारायण निरुत्तर हो गया। ये तो इनका एक किस्सा था। अब पंकज जी के बारे में एक दिलचस्प बात बताती हूँ कि पंकज जी लिखने और पढ़ने के अनुपात पर बहुत बातें करते थे, बहुत, जो हम लोगों से भी करते थे और लताड़ते थे। एक तो उनकी खासियत क्या थी कि फेसबुक पर अगर कोई पोस्ट देखते थे मेरा, मैं दूसरों का अनुभव नहीं जानती हूँ, मेरा अगर मैंने कुछ अशुद्धि उसमें गलती हुई तो पंकज जी कमेंट में आके कहते थे इसको सुधारो। कई बार फोन करते थे कि क्या गलत लिखा है इसको ठीक करो। वो अशुद्धियां बर्दाश्त नहीं करते थे। पोस्ट में भी जो हम लोग टाइपिंग एरर करके नजरअंदाज करते हैं, पंकज जी को अशुद्धियां बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी। तो फोन करके भी बोलते थे और कमेंट में भी आके लिख जाते थे, आपको चाहे जितना बुरा लगे लिख देंगे कि क्या, और डांट के लिखते थे, क्या तुम लोग को इतना नहीं आता, तुम लोग इतना नहीं, क्या लिखते हो तुम लोग, क्या पढ़ लिख कर आए हो। उनको अपड़पन पे बहुत गुस्सा आता था। जो आज की पीढ़ी से वो दुखी इसलिए रहते थे। देखिए, मैं आज की पीढ़ी का बहुत बचाव करती हूँ कि आज की पीढ़ी के पास मुश्किलें ज़्यादा हैं, संघर्ष ज़्यादा है, जटिलताएं ज़्यादा हैं, टूटन ज़्यादा है, बिखराव ज़्यादा है, विखंडन सब कमियां हैं और सब अभाव है। इसके बावजूद अपड़पन को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये पंकज सिंह कहते थे। पंकज सिंह आज की पीढ़ी को कहते थे अपढ़पन, हाइफन पढ़पन। कहते थे ये पीढ़ी जो है अपढ़पन का शिकार है। अच्छा, पढ़ाई लिखाई के अनुपात पे कहते थे कि आज की पीढ़ी जो है पढ़ती कम है और लिखती ज्यादा है, और जो लिख लेती है उसको भुनाने में लगी रहती है। तो ये नई पीढ़ी को लेके उनका ये अपढ़पन था। पंकज सिंह जी का 3 कविता संग्रह आया, सिर्फ 3। अब सोचिए इतना लंबा कालखंड था उनका, लेकिन 3 संग्रह आया। इसका मतलब लिखा कम उन्होंने। 3 संग्रह लिखते कम थे, कम लिखने पर भी उनके किस्सा है, सुनाऊंगी। उनका पहला संग्रह था आहटे आसपास। मेरे पास आहटे आसपास उन्हीं का दिया हुआ है, वो है बहुत पुराना है, जर्जर हो चुका है एकदम, लेकिन मेरे बुक शेल्फ में सबसे ऊपर रखा है, मैं उतार नहीं सकी। दूसरा संग्रह जैसे पवन पानी। तीसरा संग्रह नहीं। अभी नहीं नाम रखने के पीछे, जैसे पवन पानी के नाम के पीछे, सबके पीछे एक किस्सा है। जैसे नहीं के पीछे वो कहते थे ना, कमलेश्वर कहते थे कि ये जो नहीं है, कमलेश्वर का एक कोट था, पंकज सिंह उसको दोहराते थे। पंकज जी कहते थे ये नहीं जो है ये मेरी अंतर शक्ति है। तो कमलेश्वर कहते थे यह नहीं मेरी सोच और मेरी अस्मिता का मूलाधार बना है। नहीं शब्द कमलेश्वर जी की सोच और अस्मिता का मूलाधार बना है। ये मेरी भी अंतर शक्ति है, क्योंकि मुश्किलें बार बार आई, लेकिन इस नहीं के कारण कभी पछतावा नहीं आया। ये जो नहीं है ना, ये पंकज जी से सीखने लायक था कि आप जीवन में नो कहना सीखेंगे ना, नो तो बहुत, जो बाद में ये फिल्म आई पिंक, उसमें नो मीन्स नो, ये वो नो है। नो की जो अवधारणा है, नहीं, ये अवधारणा बाद में कैसे समाज में आता है देखिए। लेकिन हमारे रचनाकार कितनी इस नहीं को, नो को एक शक्ति के तौर पर कैसे लेते थे, कमलेश्वर हो चाहे पंकज जी हो। तो पंकज जी कहते थे मैं कुछ नहीं छिपाऊंगा, मैं कुछ नहीं छिपाऊंगा, सफेद को नहीं कहूंगा स्याह। मैं कुछ नहीं कहूंगा, सफेद को नहीं कहूंगा स्याह। ज्यादातर हम लोग हाँ से शुरू करते हैं। तो पंकज जी की इच्छाएं थी, पंकज जी की इच्छाएं हैं, हम ताकत वालों की आंखों में आंखें डाल उनकी बुरी नीयत को तार सके और कह सके नहीं। कवि हाँ
इसलिए भी बहुत जरूरी है कि वो पंकज जी कहते थे, कविता की 2 लाइन है उनकी, कि पूरे पूरे वाक्य चाहिए जिनमें निश्चित अर्थ हो। पूरे पूरे वो वाक्य चाहिए जिनमें निश्चित अर्थ हो। पंकज जी का जो ये नहीं था ना, यही उनकी जीवटता का प्रमाण है, उनकी जीवट परंपरा का प्रतीक है। और वो नहीं को स्टैब्लिश करने वाले, जिसे बाद में हिंदी सिनेमा भी नो करके स्टैब्लिश करता है। तो नहीं भी एक विचार है, नहीं भी एक कॉन्सेप्ट है, जिसको पंकज सिंह लेकर चलते थे, जिसको कमलेश्वर लेकर चलते थे, जिसको बाद में फिल्म लेकर आई। देखिए, एक चीज बताना जरूरी है कि जिन दिनों जानकी वल्लभ शास्त्री थे वहां, पंकज सिंह भी थे वहां पे, तो पंकज सिंह जानकी वल्लभ शास्त्री का से आदर भाव था, प्यार वो करते थे राजेंद्र प्रसाद सिंह से। इन लोगों का एक ग्रुप था, पंकज जी का मुजफ्फरपुर में एक ग्रुप था, उसमें थे कुमार आनंद, वीरेन नंदा, विजयकांत जी पुरुष पत्रिका निकालते थे, और पंकज सिंह, 4 मित्र थे, कुमार आनंद, वीरेन नंदा, विजयकांत, पंकज सिंह। तो हमारा शहर इनकी चारों की मित्रताओं को चतुष्टय कहता था, चतुष्टय। जानकी वल्लभ शास्त्री तो इस तरह के शब्द निकालने में माहिर थे, तो वो निकालते थे, वो कहते थे ये चतुष्टय है इन लोगों का। इनमें से जो पंकज जी थे, जिनके बारे में मैं कहती हूँ, पंकज सिंह, सिर्फ एक पंकज सिंह, मैं किसी का अनादर नहीं करते हुए सिर्फ एक पंकज सिंह के बारे में कहती हूँ कि ये कभी किसी से समझौता नहीं करते थे, विद्यार्थी जीवन से सब कुछ छोड़कर निकल लेते थे, चाहे भरा पूरा घर, भरा पूरा संसार, चाहे भरी पूरी नौकरी, कुछ भी छोड़ के निकल लेते थे, कहीं एक जगह टिके नहीं। आप इनका पूरा करियर उठा के देख ले, पंकज जी का आपको इतिहास देखेंगे तो पता चल जाएगा, कहीं टिकते नहीं थे, कहीं नहीं टिकते थे वो। उनको नहीं मन रमा तो छोड़ देते थे वो एकदम। मैं एक लाइन में उनके चरित्र का बखान करना चाहती हूँ कि वो मुजफ्फरपुर के पहले बोहेमियन कवि थे, बोहेमियन, खाना बदोश सोच के कवि थे वो। जीवन भी उसी तरह का था, बिल्कुल उसी तरह की जिंदगी जीते थे वो, बिल्कुल खाना बदोशी में। उनका मिजाज में उनकी खाना बदोश, बंजारापन था एक खास किस्म का, जो क्योंकि वो उस तरह के उनका पूरा जीवन आप देखिएगा तो वो जैसे कहते हैं जैसे ऊब जाते थे। 3 साल 2 साल 6 महीना टिकते नहीं थे, पाँव उनके टिकते नहीं थे ना किसी नौकरी में, सिर्फ टिके तो वो अपने विचारों में, टिके तो अपनी कविता में, टिके तो सविता में, यहाँ टिके। बाकी वो नौकरी में समझौते नहीं करते थे, वो चीजों से समझौते, विचारधारा से कोई समझौता नहीं, ना बिल्कुल नहीं। एक उनका किस्सा मेरे शहर का सुनाती हूँ, जो मुझे मेरे ही शहर के एक बड़े कवि ने सुनाया कि एक दुकान थी मुजफ्फरपुर में, मोती झील में कहीं एक दुकान थी, जहाँ पे वो मिठाई, बहुत छोटी सी दुकान थी, चाय बनाता था, मिठाई प्रभात सिनेमा है मुजफ्फरपुर में था, एक प्रभात सिनेमा के पास एक लड़का, छोटा यंग लड़का था, वो छोटा सा खोखा था उसका, उसमें मिठाई बनाता था और उसको मिठाई की दुकान लगाता था। पंकज जी अक्सर उसके पास जाते थे अपने मित्रों के साथ, और पंकज जी उसकी मिठाई खूब खाते थे और उधार चलता था उनका। उसके बाद पंकज जी अचानक दिल्ली आ गए, जेएनयू आना था उनको पीएचडी करने। उस लड़के का उन्होंने पैसा नहीं चुकाया, वो लड़का उनका हिसाब रखता रहा। बाद में धीरे धीरे उस लड़के की तरक्की हुई, बड़ी दुकान खोल ली उसने, बहुत बड़ा हलवाई हो गया, बड़ी बड़ी मिठाई की उसको दुकान हो गई। तो हम जिन कवि ने मुझे ये बताया, वो कवि वहां गए उससे मिलने, उस लड़के से, उसके यहाँ। तो उस लड़के ने उनको बताया कि मुझे अभी भी याद आते हैं पंकज सिंह। तो कवि ने पूछा क्या तुम्हें उस उधार की याद आती है? उसने कहा नहीं, मैं तो वो फाइल भी फेंक चुका हूँ, मुझे उधार की नहीं, उनके मीठे व्यवहार की याद आती है। और आज वो लड़का बहुत 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 बड़ा धंधा हो गया उसका, उसको बहुत अमीर हो चुका है वो, लेकिन उसने कवि से कहा कि मुझे उनके मीठे व्यवहार की याद आती है। तो इस तरह से हमारे शहर में पंकज सिंह एक ठोस उपस्थिति थे। अच्छा, वो डायरी बहुत लिखते थे, बहुत। उनकी डायरी अगर छपे, सविता दीदी के पास है, अगर वो डायरी छपे तो उनको बहुत कुछ समझा जा सकता है, उनकी डायरी में बहुत कुछ है। अच्छा,
मैं आपको एक उनके मूड के बारे में बताती हूँ। मैं भी थी वहाँ पे, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में इनको रहीम पर फेलोशिप मिली थी, तो मैं आउटलुक में थी उस दौरान, तो मैं कवरेज के लिए गई थी। और पंकज जी ऐसे भी बुलाते थे तो जाना ही है, और मुझे खबर भी लिखनी थी, तो मैं गई। नामोर सिंह मुख्य वक्ता थे, पंकज सिंह बैठे हुए थे, बड़ा दिलचस्प है। तो नामोर सिंह ने कहा कि देखिए, इनसे पीएचडी तो पूरी की नहीं गई, तो अब ये रहीम पर क्या रिसर्च करेंगे, तो पीएचडी ही पूरी कर लेते, लेकिन ठीक है, इनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि ये रहीम पर शोध पूरा कर ले। तो ये अलग बात है कि उसी समय मिला था, तो पंकज जी उसके बाद रहीम पे शोध करते रहे। अब वो शोध किताब छपी नहीं, उसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन पंकज सिंह का नामोर जी लगातार खिंचाई करते रहे, और पंकज जी मुस्कुरा मुस्कुरा कर सुनते रहे। और जब पंकज जी की बोलने की बारी आई, तो उन्होंने फिर बताया कि कैसे उन्होंने पीएचडी नहीं कर पाए और लंदन चले गए, उनको नौकरी हो गई, वहां चले गए। और चूंकि मिजाज से बोहेमियन थे ना, टिकने का स्वभाव ही नहीं उनका, तो वो टिकते कैसे? अच्छा, जन विद्रोह भीतर में, अच्छा उनकी कविताओं में, अच्छा आपको पता उनको पता उनकी मातृभाषा बज्जिका थी। लेकिन भोजपुरी भी उतने फर्राटे से बोलते थे, क्योंकि चंपारण में गांव था। अंग्रेजी उनकी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी अंग्रेजी थी, लेकिन लिखने के लिए हिंदी का चयन किया उन्होंने। ये बात मुझे बहुत लुभाती है कि आपकी दूसरी भाषाओं में बहुत गति है, बहुत ज्यादा जानते हो आप, लेकिन चुनते हिंदी हो। ऐसे लोग मुझे बहुत बड़े लगते हैं कि आप बच्चिका इतनी सुंदर, भोजपुरी इतनी अच्छी, अंग्रेजी हिंदी से ज्यादा अच्छी थी उनकी। वो जब अंग्रेजी बोलते थे तो अंग्रेजी सुनने लायक होती थी उनकी, इतनी खूबसूरत अंग्रेजी, लेकिन लिखने के लिए अपनी भाषा का चुनाव किया। कितने बड़े लोग थे कि अपनी भाषा को समृद्ध करने आए थे। हाँ, फिर तो उन्होंने बताया कि रिसर्च कैसे पूरा नहीं हुआ। अब मैं 70 के आसपास ले चलती हूँ आपको, जरा आपको थोड़ा पीछे ले चलती हूँ। 70 के आसपास पंकज जी ने इंदिरा गांधी पर एक बहुत ही मारक कविता लिखी थी, जो कविता का पाठ मैं करूंगी। मेरे पास 10 मिनट का समय है, अब मैं वो कविता आपको सुनाऊंगी पंकज जी का। आपातकाल के दौरान ये लोग सब युवा थे उस समय, और वो उस समय के काफी सारे युवा कुछ जेल गए, कुछ भूमिगत हुए, 3-4 साल तक आंदोलन चला। तो सारे युवा अपने अपने ढंग से, कुछ राजनीति में चले गए, कुछ नेता बन गए। पंकज सिंह कविता में रहे, और कविता में रहे आलोक धनवा, ज्ञानेंद्र पति, पंकज सिंह। तो लेकिन ज्ञानेंद्र पति का अलग स्वर रहा, आलोक धनवा का अलग स्वर रहा, पंकज सिंह का अलग स्वर रहा, सबकी अपनी अपनी पहचान रही। और इमरजेंसी के दौरान मुजफ्फरपुर में ही थे पंकज सिंह, तो बुद्धिजीवियों पर उस दौरान बड़ी नजर रखी जाती थी, पंकज सिंह पर भी बहुत नजर रखी जाती थी। और एक पड़ाव पोखर है मुजफ्फरपुर में, वहां पे एक घर था, वहां पंकज जी रहते थे। तो बिल्कुल वहां उस घर में भी बोहेमियन अंदाज में रहते थे। और उनके मित्र थे विजयकांत जी, जिनसे बड़ी दोस्ती थी, तो जिनसे बाद में इनका झगड़ा हुआ। और विजयकांत, मैं सच बता रही हूँ, विजयकांत ऐसे व्यक्ति थे, उनकी बेटी और मैं साथ पढ़ते थे, तो हमारे अंकल थे, तो मैं उनको जानती हूँ कि कैसे व्यक्ति थे। बाद में पंकज जी से मनमुटाव हुआ, झगड़ा हुआ। और देखिए, हर इंसान में कमियां होती है, पंकज सिंह में भी रही होगी। उनको गुस्सा बहुत आता था, वो गलत बातें बर्दाश्त नहीं करते थे और भिड़ जाते थे, भिड़ंत हो जाती थी। तो विजयकांत में भी रही होगी, लेकिन पंकज जी ज्यादा विद्रोही थे और ज्यादा संवेदनशील थे। तो मेरे शहर में युवाओं की एक संगठन था, यूनाइट थे, वो सब एक थे, क्रांति विद्रोही युवा थे। आपस में उनके जब झगड़े हुए तो वो सब बिखर गए, सब बाहर निकल गए, सारे वहां से शहर छोड़कर बाहर चले गए। विजयकांत वहीं रहे और वो बाहर निकल रहा है। तो पंकज सिंह का हमारे शहर से ये, मैं उर्दू शायरी पर एक उनके जुड़ाव का एक किस्सा सुनाती हूँ। एक बार आईआईसी में वो बैठे थे, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, तो उस समय निदा फाजली जिंदा थे। तो उनका अचानक फोन मेरे पास भी आया, और शैलेश सृष्टि हैं अभी यहाँ पर आए, वो उमर मुजफ्फरपुर के कवि हैं, अभी दिल्ली में रहते हैं। तो उनको, शैलेश को भी फोन गया कि तुम दोनों, उनसे कहा कि कहाँ हो, मुझसे भी कहा कहाँ हो। तो मैंने कहा मैं ऑफिस में हूँ। तो मैं पास में थी, शैलेश दूर था, तो मैंने कहा मैं कैसे हूँ, आज मैं गाड़ी भी नहीं लाई हूँ। शैलेश ने शायद उनसे कहा कि मैं कैसे आऊँ, मैं बहुत दूर हूँ, टाइम लग जाएगा, और कैब करके, उस समय ऑटो था, ऑटो से आना पड़ेगा, टैक्सी से। तो वो मदद बहुत करते थे, जितना उनका सामर्थ्य था बहुत मदद करते थे।
ने कहा कि तुम आओ, मैं दूंगा टैक्सी के या ऑटो का पैसा मैं दूंगा, लेकिन तुम आओ, कुछ जरूरी है इसलिए बुला रहा हूँ। मुझे कहा तुम तो बिल्कुल पास में हो, चुपचाप पैदल चलो, अब पहुंच जाओगी, थोड़ी पतली भी हो जाओगी। तो सफदरजंग इनक्लेव से आईआईसी बहुत दूर नहीं है। तो मैंने कहा क्या बात करता है, तो उन्होंने कहा तुम्हें तो घर से रोज वहां चलकर आना जाना चाहिए, तुम तो गाड़ी से बेकार गाड़ी को जियान करती हो। जियान मतलब बर्बाद करना होता है। तुम काहे तो गाड़ी के जियान करई छा, पैदल आवाज जा ना तू। तो वो हिंदी बोलते बोलते मुझसे ऐसे वज्जिका में बात करने लगते थे। तो मैं और शैलेश वहां जब पहुंचे तो अच्छा उन्होंने नहीं बताया कि क्यों बुला रहे हैं हम दोनों को, मुझे और शैलेश को क्यों बुला रहे हैं। तो जब हम पहुंचे तो वहां देखे कि वो निदा फाजली बैठे हैं, बशीर बद्र बैठे हैं। उन दोनों से मैं पहली बार, मेरी पहली मुलाकात वहीं हुई। तो वहीं पे जब हम सब बैठे थे तो पंकज जी एक से एक गजल सुना रहे थे, एक से एक शायरी। अच्छा पंकज जी को याद बहुत रहता है, यादाश्त बहुत अच्छी थी। तो वो कभी निदा की पढ़े, कभी बशीर बद्र की पढ़े, और तो कभी अपनी भी सुनाए, गजलें भी लिखी उन्होंने, वो गजलें भी सुनाई उन्होंने वहां पे। वो गजल मुझे मिली नहीं तो मैं आपको सुनाती, गजलें भी सुनाई। तो निदा ने उनसे कहा हम लोग के सामने कि अरे आप उर्दू जानते हैं, आप उर्दू में लिखिए, इतना बढ़िया गजलें कहते हैं, आप पढ़ते इतना बढ़िया है, आप हमारी दुनिया में आ जाइए, आप तो छा जाएंगे, आप हमारे साथ आ जाइए। लेकिन वो हिंदी कविता में वो जीते थे। तो वो हंस के रह गए और फिर एक शेर दे मारा, फिर एक शेर। तो वो जो जितनी देर हम बैठे रहे, निदा जी और बशीर जी क्या बोलेंगे, उनके बदले पंकज जी उनकी गजलें सुनाते रहे। है इतना दम किसी में कि मेरे पास कोई कवि बैठा हो, मैं कवि हूं, तो मुझे तो अपनी ही कविताएं सुनाने से फुर्सत नहीं मिलेगी कि हम लगातार उस सामने वाले की चीजें सुनाते रहे। ये चीजें आज के समय बहुत मिसिंग है। तारीफ तो निकलती नहीं दो लाइन किसी की, आज तारीफ करने में बहुत जान जाती है लोगों की। वो दौर था कि जब दो गजलगार बैठे हैं और पंकज जी इन दोनों की शायरी सुनाए जा रहे हैं और वो दोनों हैरान होकर मुंह देख रहे हैं कि किसके पास बैठे। कितना याद रहता था उनको, और अपनी गजल भी सुना रहे। अपनी गजल तब सुनाते थे जब निदा जी कहते थे कि प्लीज आप, अब हम नहीं सुनेंगे, अब आप अपनी सुनाइए। तब शैलेश और मैं गवाह हैं, हम दोनों वहां बैठे थे और हम सुनते रहे। पंकज सिंह हमारे समय के आधुनिक पुरुष थे। राजेंद्र प्रसाद सिंह के घर का नाम था आधुनिका, लेकिन अगर उस घर से कोई आधुनिक पुरुष निकला तो वो थे पंकज सिंह। पंकज सिंह अपनी स्मृतियों को बहुत सहेज कर रखते थे, बहुत सहेज कर उन पर बातें करते थे। उनको उन पर अपनी स्मृतियों पे बातें करना उनको बहुत अच्छा लगता था। मुझे याद है पंकज सिंह कहते थे कि हिंदी कविता को अगर समझना हो तुम लोगों को, पंकज सिंह कहते थे हम लोगों को कि हिंदी कविता को समझना हो तो तुम लोग को राजेंद्र प्रसाद सिंह के पास बैठ के समझना चाहिए। तो तब तक तो मैं उनके पास बैठ के समझ कर आई थी, इसलिए कविता की थोड़ी समझ मेरी बनी थी। हाल के दिनों में पंकज सिंह का जुड़ाव फिल्म डायरेक्शन करने पे हुआ। वो फिल्म का निर्देशन करना चाहते थे। ये बातें मुझे पंकज नारायण ने बताई। उन्होंने राइटर्स एसोसिएशन का मुंबई में मेंबरशिप लिया, जो 1 साल के लिए था। वो आजीवन मेंबरशिप लेना चाहते थे, फिल्म डायरेक्ट करना। उनके पास एक कहानी थी जिसमें वो फिल्म बनाना चाहते थे, ये उनकी आखिरी ख्वाहिश थी। लेकिन इससे पहले वो चले गए और आजीवन मेंबरशिप भी नहीं ले पाए। जो होना था पंकज को ही उन्होंने फॉर्म भर के दिया और उन्होंने कहा कि मुझे बनना है। पंकज सिंह जी ने एक सोच पत्रिका निकाली, ये भी मैं आपको जानकारी दे दूं कि सोच पत्रिका निकाली थी, जो ज्यादा नहीं चली, लेकिन वो अंक, जितने भी अंक निकाले वो अच्छे अंक थे। क्या करें, उनकी तबीयत ही ऐसी थी जो कहीं टिकती ही नहीं थी। पब्लिक एजेंडा में भी काम किया, वहां भी नहीं टिके। तो वो असल में वो खुद थे वसंत के व्रजनाद, तो वो कहाँ टिकते, वो चलते रहते थे। मुक्ति स्वप्न देखते थे, इसलिए मुक्ति गामी रहे, मुक्ति कामी रहे। आजीवन मार्क्सवादी लेनिनवादी राजनीतिक विचारधारा से जुड़े रहे, तो उसी के साथ बने रहे। आप उनका देखिएगा कि उनकी कविताओं पे नक्सलवादी आंदोलन का पूरा असर है। 1966 से वो कविता में है, कविता लिखते रहे। उनकी पहली कविता प्रकाशित हुई थी 1966 में। तो आप देखिएगा कि वो अपने ढंग से क्रिटिक रचते हैं अपनी कविता में उस दौर का, और दमन के विरुद्ध लिखते हैं। उनका जो दूसरा संग्रह है जैसे पवन पानी, अगर आप उसमें देखेंगे तो वो कहते हैं कि हम जो क्रांतिकारी लोग हैं, जो हमारी विचारधारा है, उसको खत्म करना उतना ही मुश्किल है जैसे पवन पानी।
आप इस दुनिया से हवा को, पानी को कभी मिटा नहीं सकते। उसी तरह से आप कभी पवन पानी को मिटा नहीं सकते, उसी तरह से आप हमें नहीं मिटा सकते, हमारी विचारधारा को नहीं मिटा सकते। मैं आपको एक कटिंग दिखाना चाहती हूँ। जब पंकज सिंह गुजरे थे तो हमारे शहर ने, रश्मि रेखा जी वो भी नहीं रही, उन पर भी करूँगी शहर कोई, उन्होंने 4 कॉलम में उन पर लिखा था, पंकज सिंह का जाना महज एक कवि का जाना नहीं, उनकी राह देखा करेंगी सदियाँ। ये पेपर कटिंग है, ये पेपर कटिंग है, पेपर कटिंग मेरे पास है, मैंने अभी तक रखा है। और इतने किस्से इसमें उन्होंने, रश्मि रेखा जी ने, ये छोटी कटिंग है, ये छोटी कटिंग है, ये छोटी कटिंग दिखा दी हूँ आपको। इसमें इतने किस्से हैं पंकज जी के मुजफ्फरपुर से जुड़े हुए जो मैंने आपको सुनाए ही नहीं, उस दौर के किस्से। अब मैं पंकज जी का ना आपको एक दो कविता जरूर सुनाऊंगी कि ताकि आपको उनका मिजाज पता चले। हमारे पास 5 मिनट का समय है, मैं 5 मिनट में उनकी कविता सुनाकर आप सबको थैंक यू कहूँगी। हाँ, कविता सुना रही हूँ। जो उनकी जो एक कविता है जो सबको जरूर सुननी चाहिए, वो इंदिरा गांधी वाली कविता सुनाती हूँ आपको। देखिए, इंदिरा गांधी मुझे बहुत प्रिय हैं, लेकिन उस दौर में जो उन्होंने किया था उस पर इनकी कविता सुनिए। 74 में लिखी थी ये कविता। नागरिकों उत्सव मनाओ कि साम्राज्ञी के दर्शन तुम्हें करने हैं, भीत भाव से प्रणाम संभालते हुए अपने दुखों के कीचड़ में रूंधे गले से ही स्वागत गीत गाते हुए उत्सव मनाओ। साम्राज्ञी का रथ तुम्हारी अतरियों से गुजरेगा, साम्राज्ञी का रथ तुम्हारी अतरियों से गुजरेगा, रथ गुजरेगा तुम्हारी आत्मा की कराह और शोक से, तुम्हारे सपनों की हरियालियां रौंदता हुआ, रथ गुजरेगा रंगीन झरनों और पताकाओं की ऊब डूब से, संभल कर अपनी मुर्दनी और आक्रामक मुद्रा को मीठी रसीली स्वागत भंगिमाओं में छिपाते हुए, संभल कर अपनी मुर्दनी और आक्रामक मुद्रा को मीठी मीठी रहसीली स्वागत भंगिमाओं में छिपाते हुए स्वतंत्रता की इस डोगली बहार में झुक जाओ, भद्र भाइयों झुक जाओ, साम्राज्ञी आ रही है। नागरिकों उत्सव मनाओ कि साम्राज्ञी के दर्शन तुम्हें करने हैं, भद्र भाइयों झुक जाओ, साम्राज्ञी आ रही है। एक इससे ठीक उलट कविता, अलग मिजाज की। वह इच्छा है मगर इच्छा से कुछ और। ये 80s के दौर की कविता है, 80 में, जब वो एकदम युवा थे और प्रेम में रहे होंगे। वह इच्छा है मगर इच्छा से कुछ और अलग, इच्छा है मगर इच्छा से ज्यादा, और आपत्तिजनक मगर खून में फैलती, रेशमी के धागों सी आत्मा में जड़े फेंकती। वह इच्छा है अल्मुनियम के फूटे कटोरों का कोई सपना ज्यों उजले भात का, अल्मुनियम के फूटे कटोरे का कोई सपना ज्यों उजले भात का। वह इच्छा है जिसे लिख रहे हैं खेत, मजदूर, छापामार और कवि एक साथ। वह इच्छा है हमारी जो सुबह के राग में बज रही है। ये कविता मुझे बहुत अच्छी लगती है, अंतिम अंश सुनिए। वह इच्छा है अल्मुनियम के फूटे कटोरे का कोई सपना ज्यों उजले भात का। वह इच्छा है जिसे लिख रहे हैं खेत, मजदूर, छापामार और कवि एक साथ। वह इच्छा है हमारी जो सुबह के राग में बज रही है। एक उनकी बहुत पॉपुलर कविता है नरक में बारिश। ये कविता जरूर सुननी चाहिए आप लोगों को। इसमें फैंटेसी है, संसार है, यथार्थ है, खास तरह का यथार्थ है जो अतिरंजित यथार्थ को अतिरंजित भी करता है। आप इसको कह सकते हैं अति यथार्थवादी हो गया है, लेकिन कवि का अनुभव अगर ऐसा हो तो आप क्या करेंगे। तो नरक में बारिश। बादलों से ऊपर उड़ने वालों के लिए बारिशें नहीं होती। मुझे मालूम है कि तुम्हें कतई नहीं मालूम कि बारिश होती रही है। भयानक सर्दी है और भीगते हुए लोगों की मौत हो रही है। भयानक सर्दी है और भीगते हुए लोगों की मौत हो रही है। ये हमेशा होता है, तुम अनुपस्थित रहते हो हमारे नरक से।
ये हमेशा होता है। तुम अनुपस्थित रहते हो हमारे नरक से। हम ऋतुओं के प्रकोप झेलते हैं, हम ऋतुओं के प्रकोप झेलते हैं। दिन रात फूटे गुब्बारों से गिरती है हमारी इच्छाएं हमारे सिर पर। हम ऋतुओं के प्रकोप झेलते हैं, दिन रात फूटे गुब्बारों से गिरती है हमारी इच्छाएं हमारे सिर पर, ऊंचाइयों से टूटकर। जान बचा सकने की कोशिशों में, जान बचा सकने की कोशिश में हम जाने दे आते हैं सुदूर दिशाओं में। जान बचाने की कोशिशों में हम जान दे आते हैं सुदूर कोशिशों में। अब दो छोटी छोटी कविताएं सुनाना बहुत जरूरी है, उसके बाद दोस्तों समय हो गया है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। जैसे पवन पानी से उनकी एक कविता सुनाती हूँ, उनका दूसरा संग्रह है। ये कविता जरूर सुनिए, क्योंकि हम न मरी हो, हमें नष्ट किया जाना, विचार जो खास विचार जो मनुष्यता के पक्ष में जो विचारधारा होती है उसको नष्ट करना आसान नहीं होता है। जैसे पवन पानी, हमारी आवाजें थी हम ही से कुछ कहने की कोशिश में, हमारी आवाजें थी हम ही से कुछ कहने की कोशिश में, फिर कुछ गूंजता हुआ सा थमा रहा सिसकी सा, आखिरकार वह भी गुम हुआ आहिस्ता आहिस्ता, बचा रहा एक बेआवाज शोर। यह सारा वृत्तांत बहुत उलझा उलझा है, बहुत लंबा, सबकी अलग अलग थकान है। हर दुख का कोई अविश्वसनीय प्रति दुख जो हमारे अनुपस्थित शब्दों की जगह आ बैठता है। दुख जितना मन में है उतना ही जर्जर देह में, उतना ही दुख जितना मन में है उतना ही जर्जर देह में, उतना ही नहीं उससे बहुत ज्यादा बेफिक्र नुचे चिथे समाज में। एक तरफ होकर अपने ही खोए शब्दों का आविष्कार करना होगा जो भले ही बिछड़ी शक्ल में आए खून आलूदा, मगर हमारे हो जैसे कल के, हम उन्हें पहचान ही लेंगे हर हाल में। हमारी हकलाहट में, गुस्से में, रत जगों में शामिल बेबाक खरे जो दिखते हैं हमें भोर के सपनों में, कभी कभी उनके चेहरों पर आंसुओं के दाग हैं। हम उन्हें पहचान लेंगे सारे आखेट के बीच, नए आरण्यक की सारी कथाओं के बावजूद, सारे खौफनाक जादू, सारे नशे के बावजूद वे हमारी आवाजें थे। अब भी होंगे हमारी ही तरह मुश्किलों में, कहीं अपने आविष्कार के लिए, और विश्वास करना चाहिए हम उन्हें पाल लेंगे, क्योंकि हमें उनकी जरूरत है। अपने पुनर्जन्म की खातिर, थोड़े उजाले, थोड़े आसमान साफ आसमान की खातिर, मनुष्यों के अधिकारों की खातिर, वे थे, वे होंगे हमारे जंगलों में, बच्चों में, घरों में, उम्मीदों में, जैसे पवन पानी। मैं पंकज हूँ, वो थे, वो हैं, वो रहेंगे हमारे सपनों में, हमारी उम्मीदों में, हमारे किस्सों में, हमारे हौसलों में, हमारी दबंगई में, हमारे हौसलों में, हमारी दबंगई में पंकज सिंह रहेंगे। कब हिंदी कविता में पंकज सिंह रहेंगे, पत्रकारिता में पंकज सिंह रहेंगे, एक्टिविज्म में पंकज सिंह रहेंगे, जैसे पवन पानी। अब उनकी यह आखिरी कविता सुना के दो छोटी कविता का अंश सुनाऊंगी, पूरा समय खत्म हो चला है, अब विदा का वक्त है। एक कविता है उनकी, मध्य रात्रि में आवाज आती है तुम जीवित हो। मध्य रात्रि में आवाज आती है तुम जीवित हो, मध्य रात्रि में बजता है पीपल, जोर जोर से चिराता डराता हुआ, पतझर के करोड़ों पत्ते मध्य रात्रि में उड़ते चले आते हैं, नींद की पारदर्शी दीवारों के आर पार पतझर के करोड़ों पत्ते घुस आते हैं नींद में। मध्य रात्रि में घूमते होंगे कितने नारायण कवि धान के खेतों में, कितने साधु जी सीवान पर खड़ी इंतजार करती हैं शीला चटर्जी मध्य रात्रि में। मध्य रात्रि में मेरी नींद खून से भीगी धोती सरीखी हो जाती है, मध्य रात्रि में मैं महसूस करता हूँ ढेर सारा ठंडा खून, तुम जीवित हो। आती है बार बार आवाज मध्य रात्रि में, दरवाजा खटखटाया जा सकता है, बजाई जा सकती है किसी की नींद पर सांकल। मध्य रात्रि में कभी कोई माचिस पूछता आ सकता है, या आने के पहले ही मारा जा सकता है मुठभेड़ में, मेरे या तुम्हारे घर के आगे। मध्य रात्रि में कभी बेतहासा रोना आ सकता है अपने भले नागरिक होने की बात सोचकर। अब एक अंतिम कविता का एक छोटा सा हिस्सा सुना के, बहुत अच्छी कविता, मेरी पसंद की कविता इसलिए। गेरू से बनाओगी तुम फिर इस साल भी
गेरू से बनाओगी तुम फिर इस साल भी घर की किसी दीवार पर ढेर ढेर फूल, और लिखोगी मेरा नाम। चिंता करोगी कि कहाँ तक जाएंगी शुभकामनाएं। हजारों वर्ग मीलों के जंगल में कहाँ कहाँ भटक रहा होऊंगा मैं, एक खाना बदोश शब्द सा गूंजता हुआ। सारी पृथ्वी जिसका घर है, चिंता करोगी कब तक तुम्हारे पास लौट पाऊंगा मैं, कब तक तुम्हारे पास लौट पाऊंगा मैं। भाटे के जल सा तुम्हारे बरामदे पर मैं महसूस करता हूँ, तुलसी चबूतरे पर जलाए तुम्हारे दिए अपनी आंखों में, जिनमें डालते हैं अनेक अनेक शहर, अनेक अनेक बार धूल। थामे थामे सूरज का हाथ, थामे हुए धूप का हाथ, पशम की तरह मुलायम उजालों से भरा हुआ। मैं आऊंगा चोटों के निशान पहने कभी, मैं आऊंगा चोटों के निशान पहने कभी। साथियों, अब समय हो चला है। पंकज जी को मैं यहाँ से अपनी श्रद्धांजलि देती हूँ, उनको याद करती हूँ, और वो जैसे पवन पानी वैसे पंकज जी रहेंगे हमारे बीच हमेशा के लिए। मैं एक शेर से अपनी बात खत्म करना चाहती हूँ, जो मैं उनके लिए पढ़ना चाहती हूँ। वो शेर मुझे मिल जाए तो मैं पढ़ूँ। आप सब रहे, मैं एक एक करके आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सब आए, पूजा सिंह शुक्रिया, ललिता जी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। एक शेर है पंकज जी के लिए विदा लेते वक्त। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। जाने तुम कहाँ चले गए। उनके एक मित्र ने लिखा था कि जाने कहाँ तुम चले गए। तो पता नहीं कहाँ चले गए, कहाँ चले जाते हैं वो लोग हम सबको छोड़ के। इतनी जल्दी न जाया करे कोई। नेपाली जी कहते हैं ना, दूर जाकर न कोई बिसारा करे, मन दोबारा तिबारा पुकारा करे। ऐसे लोगों को बार बार हम पुकारते हैं, दोबारा तिबारा। तो पंकज सिंह हम युवाओं के दोस्त थे, हमारे साथी थे, हमारे हौसला थे। उन्होंने डट कर मुकाबला करना सिखाया हमें, साहित्य में, समाज में, पत्रकारिता में, दुनिया में। वो हमारी प्रेरणा भी थे। तो उन्हें याद करते हुए आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ कि आज वो मेरे साथ रहेंगे पूरे दिन, और उनकी जीवन की दो चीज़ें हमेशा बनी रहेंगी, एक कविता, एक सविता। नमस्कार साथियों, फिर मिलेंगे। आप सब आए, गोपाल जी, रूपा, साइस्ता, यामिनी, दिनेश सागर जी, रंजना जी, नीरज शर्मा जी, ललिता जी शुक्रिया, सुषमा निधि आप आई, भारती, प्रज्ञा पांडे शुक्रिया, उषा दीदी धन्यवाद, भावना शेखर जी नमस्ते, थैंक यू, उत्तरा दीदी प्रणाम, नम्रता शुक्रिया, चंद्रकांता शुक्रिया, दिवा सिंह जी, राजवंत राजू जी, राजवंत राज जी, पल्लवी शर्मा, संजय कुमार, और जो साथी नहीं दिख रहे हैं मुझे, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अलग से जानकी पुल पर जाके पर्सनली सबको थैंक यू कहूँगी। आरपी द्विवेदी जी आप आए, आरती तिवारी शुक्रिया, मदन जी शुक्रिया जी, मदन जी जी आपने एक किस्सा बताया कि हाँ शुक्रिया। अब खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं अगले हफ्ते। मैं शहर गोई लेकर हाजिर हूँ। अगले हफ्ते का शहर गोई मैं आपको बता देती हूँ अभी से, तो आप लोग की उत्सुकता थोड़ी कम रहेगी, लेकिन अलग तरह की उत्सुकता जगेगी। अगले हफ्ते की शहर गोई है शरत बाबू और मुजफ्फरपुर। उसके बाद की शहर गोई है मुजफ्फरपुर के एक बड़े कवि मदन कश्यप जी। मैं दो घोषणा कर रही हूँ, अगले हफ्ते शरत बाबू और मुजफ्फरपुर, और उसके अगले हफ्ते मदन कश्यप और मुजफ्फरपुर। बने रहिएगा हमारे साथ, मत जाइएगा कहीं, जाइएगा सुन के जाइएगा। अगले हफ्ते मिलते हैं। नमस्कार, थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत आभार। आप सब आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या बात है।